हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। आज हम इस वीडियो में एचपी पुलिस 2026 के लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं। ये टॉपिक नंबर सिस्टम के अंडर एक सब टॉपिक है, लेकिन सिलेबस में क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन्ड है इसीलिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो हम होल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्याएं क्या होती है, संख्याएं क्या होती है और क्या क्या इनकी कैटेगराइजेशन है। इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ये एक वे है। नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स एंड रूल्स। हिंदी में बोला जाए तो नंबर संख्या पद्धति संख्याओं को अंकों और नियमों की सहायता से व्यक्त यानी एक्सप्रेस करने की एक विधि है। हम उदाहरण के लिए किसी भी नंबर को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसमें से एक जो तरीका है वो है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति, और इसी को हम पढ़ेंगे, यही सिलेबस में है। इसके अलावा बाइनरी सिस्टम होता है और भी कई तरह के सिस्टम होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोटा मोटी हमने अभी तक यही जाना कि नंबर सिस्टम संख्या को व्यक्त करने की एक विधि है। अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, और उनमें से जो एक वे है, एक विधि का नाम है दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें आधार 10 होता है। ये क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के लिए एटलीस्ट। तो हम इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में यही मेंशन्ड है। अच्छा, जब भी हम किसी नंबर को पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रीडिंग अ नंबर, किसी भी नंबर को जब पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल 4 3 2 1 0, ये एक नंबर है, मान लीजिए 43,210 यानी 43,210। तो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी कि, और इसको वंस डिजिट यानी इकाई का अंक। इस नंबर में इकाई का अंक कौन सा है? 0 यानी यूनिट डिजिट। उसके बाद टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है? 1 1। उसके बाद हंड्रेड्स डिजिट यानी सैकड़ा, और सैकड़े वाला अंक कौन सा है? 2। और उसी तरह से ये थाउजेंड्स एंड 10,000 यानी 1000, 10,000 एंड लाख। ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ है जो हमने बचपन में क्लासेस में पढ़ रखा है। आई होप इतना आपको पता होता है। तो इस स्लाइड से हमने ये जाना कि हम किसी भी नंबर को दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। ये यूनिट डिजिट है, ये 10th है, ये 100th है, ये 1000 है, और ये 10,000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर दिया है। तो ये प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, प्लेस वैल्यू का मतलब है डिजिट पोजीशन यानी स्थानिक मान। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 5438 यानी 5438। अब इसमें जो यूनिट डिजिट है, इकाई वाला जो डिजिट है, अंक है, उसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है? वो है 1 से उसके गुना करेंगे तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 8 × 1 8। तो अगर मुझे इकाई वाले अंक की प्लेस वैल्यू यानी स्थानिक मान निकालना पड़े तो मैं इसे 1 से गुना कर दूंगा और मेरा उत्तर आ जाएगा। यानी 8 की प्लेस वैल्यू है 8 × 1 8। ठीक है, अगर मुझे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी पड़े यानी 10th डिजिट यानी दहाई वाला जो अंक है उसकी मुझे प्लेस वैल्यू यानी स्थानिक मान निकालना पड़े तो मैं क्या करूँगा? 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर जो 3 के बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दूंगा। यानी 3 के बाद एक अंक था 8,
तो मैंने एक जीरो लगाई, बन गया 30। तो 3 का स्थानिक मान कितना हुआ? 30। वैसे ही अगर मुझे 4 की बात करूं तो 4 इज अ सैकड़ा यानी 100th डिजिट। तो मुझे 4 के बाद कितने डिजिट्स दिख रहे हैं? 2, तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा, हो गया 400। तो 4 का स्थानिक मान कितना हुआ? 400। कैसे किया? 4 के बाद जितने भी डिजिट्स थे, जितने अंक थे, उतने जीरो लगा दी, या फिर मुझे पता है कि 4 100th पोजीशन पे, इसलिए मैं उसको 100 से गुना कर दूंगा और मुझे 4 का स्थानिक मान यानी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 5 की इस नंबर में 5438 में 5 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानिक मान क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही अगर मैं फेस वैल्यू यानी अंकित मान की बात करूं तो फेस वैल्यू कुछ नहीं, जो किसी भी डिजिट का खुद का मान है वही उसकी फेस वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 5438, सेम एग्जाम्पल, मैं 5 की फेस वैल्यू 5 है और 4 की फेस वैल्यू 4 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है और 8 की फेस वैल्यू 8 है। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, ये पता लग गया होगा। ठीक है, ये इसका वास्तविक मान होता है। ठीक है, अंकित मान यानी फेस वैल्यू किसी भी अंक का वास्तविक मान होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, अच्छा, ये एक नंबर लाइन है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। मोटा मोटी आपको अभी के लिए बता दूं कि नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसमें कोई भी नंबर को मैं प्रदर्शित कर सकता हूं। ये 0 से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है ये, एंड रिवर्स में भी जाती है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये 0 से शुरू होके पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगी और नेगेटिव में भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, और इसमें अनंत संख्याओं को, अनंत नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अभी के लिए मैंने क्या क्या रिप्रेजेंट किया? 1 2 3 4। अब 1 और 0 और 1 के बीच में भी छोटी छोटी सी अनंत सी संख्याएं इनके बीच में है जो हमें दिख नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001, ये 1 और 0 और 1 के बीच में छुपी हुई है। तो इसमें करोड़ों नंबर छुपे हैं इस नंबर लाइन पे ना, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इवन 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं छुपी हुई है जिनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये हम क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नंबर लाइन में पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है, और इसमें एक 0 होता है। और ये एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ इसमें 1 का डिफरेंस नहीं है कि 1 2 3 4, 1 और 0 और 1 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं जो कि कुछ ऐसी दिखेंगी। अगर मुझे आपको दिखानी चाहो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 1.1, 1.12, 1.13, ऐसे करके ना बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन संख्याओं को प्रदर्शित करने वाली एक लाइन है जिसमें करोड़ों नंबर होते हैं और जो कि अनंत तक जाती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, इधर को नंबर बढ़ते जाएंगे और इधर को नंबर घटते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा लिया। यहाँ पे 2.6 और 2.7 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं जिनको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, अब नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्याओं को व्यक्त करने का एक तरीका है ना, नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है, एक सिस्टम है, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब जो संख्याएं हमारी कल्पना में हैं, यानी प्रकृति में वास्तविक तौर पे वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में
एक पेन है, एक पेन है, ठीक है। और इस रूम में एक डिजिटल बोर्ड है, या मुझे कोई भी गिनती करनी पड़े तो मैं एक से शुरू करूंगा ना। तो इसीलिए वो एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि मैं प्रकृति में उस नंबर को ढूंढ पा रहा हूं कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, मेरे 2 हाथ हैं, इस रूम में एक कंप्यूटर है। तो ये सभी नंबर क्योंकि मैं गिन पा रहा हूं और अपनी प्रकृति में महसूस कर पा रहा हूं, इसीलिए इन्हें रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन गणित में कुछ एक संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रकृति में ढूंढ नहीं पाते, वो बस हमारी कल्पनाओं में होती हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में होती है, हम उन्हें कहीं खोज नहीं पाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं। इसे हम एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स में होती है। तो अभी के लिए हम ये मानेंगे कि हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, वो संख्याएं जिनको हम वास्तविकता में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने डेली जीवन में जिनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और वास्तविक, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, चाहे वो फ्रैक्शन डेसिमल हो, चाहे मान लो मैं कोई संख्या लिखूं 20/22, या कोई पूर्ण अंक लिखूं, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ये पूर्णांक है, ये पूरा अंक है अपने आप में, ये पूरा अंक नहीं है, ये दशमलव रूप है किसी भी संख्या का। कोई भी नंबर हो जिसे मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, प्रदर्शित कर सकता हूं, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें वास्तविक रूप से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो सिर्फ कल्पनाओं में नहीं है, उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। तो हम जितना भी जो भी संख्याएं पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में जो भी संख्याएं हैं, वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को दो तरह की मोटा-मोटी दो तरह में बांटा जाता है, दो तरह की संख्याओं में बांटा जाता है, ठीक है। एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और यही हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। यानी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम में हमने ये जाना कि ये एक संख्या को व्यक्त करने का तरीका है। उसमें हमने देखा कि नंबर सिस्टम में कुछ एक संख्याएं तो इमेजिनरी होती है, हमारी कल्पनाओं में होती है, ठीक है, जिनको हम नंबर लाइन पे ना ही लिख पाते हैं, वो बस हमारे दिमाग में होती है। और कुछ एक संख्याएं रियल होती हैं, यानी वास्तविक होती हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं, जो हमारे डेली जीवन में यूज होती है। और उनकी जब मैं फर्दर कैटेगराइजेशन करूं, जब मैं उनको दो हिस्सों में तोड़ता हूं, रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को दो हिस्सों में तोड़ता हूं, तो मैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं और इर्रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं तक पहुंचता हूं, ठीक है। इतना हमें मोटा मोटी अभी तक पता चला है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इन्हें हम आराम से जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं की। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पे मिस कर जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वो नंबर होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्हें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैंने क्या कहा, नंबर 1 रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी सॉल्व कर सकता हूं। यानी कुछ एक संख्याएं ऐसी भी है जिन्हें मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता, जिन्हें मैं कभी गिन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4। मैंने यहाँ पे 4 संख्याएं लिखी या 4 अंक लिखे, या फिर मैंने और लिखा 12, 14। तो ये जो नंबर्स मैंने जितने भी लिखे, मैं इन्हें गिन सकता हूं ना। 1 मतलब 1, मेरे हाथ में एक पेन है, 14 मतलब 14, 12 मतलब
12, एक दर्जन में 12 केले आते हैं, है ना। तो मैं इन्हें गिन पा रहा हूं, ये अपने आप में पूरी एक संख्या है जिसे मैं गिन पा रहा हूं। मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी आ रही है कि 12 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या, मैं इसे सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो इसको मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कुछ एक संख्याएं ऐसी होती है जिन्हें मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता हूं। मैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काल्पनिक संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स की, यानी वास्तविक संख्याओं की। यानी वास्तविक संख्याओं में भी कुछ एक संख्या ऐसी है जिन्हें मैं सॉल्व कर ही नहीं पा रहा हूं, और उन्हीं संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए √2, √2। अब √2 की जो वैल्यू होती है मोटा मोटी 2.2, सॉरी √2 की वैल्यू होती है 1.41423, और ये चलती रहती है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मेरे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू आई ही नहीं। मुझे नहीं पता है कि √2 का पूरा मान क्या होगा, क्योंकि अंत तक चलता रहेगा। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 1.414213 ही लिखा ना, मैंने सिर्फ इसको पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक ले गया, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं इसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि गणित मुझे इतनी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस √2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकूं। और सेम गोज विद √3। तो इसका मतलब कुछ एक संख्याएं प्रकृति में ऐसी हैं जिन्हें मैं चाह कर भी, जिनका का पूरा मान मैं पता नहीं कर सकता, या फिर मैं उनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, और वही संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। यानी कि मोटा मोटी हमने ये जाना कि कुछ एक संख्याएं ऐसी है, मैं उदाहरण दूंगा भी, कुछ एक संख्याएं ऐसी है जिन्हें p/q की फॉर्म है। p/q कुछ नहीं है, ये अंश है या हर है, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है और जिन्हें मैं पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकूं, पूरा सॉल्व कर सकूं, एक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या p/q की फॉर्म में लिख सकूं, वह परिमेय यानी रैशनल नंबर कहलाते हैं। और कुछ एक संख्याएं ऐसी है, फॉर एग्जांपल √2, √3, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। आप इनको करते जाइए सॉल्व, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसमें एक और एग्जांपल है पाई का, 22/7। जब हम काटना शुरू करेंगे तो 3.1415 करके चलता रहेगा अनंत तक। इनकी कभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ही नहीं, और जब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्याएं, यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब p/q क्या है, इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। p/q कुछ नहीं है, अंश बटा हर, है ना। जैसे कि अब मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। अब इन सभी के नीचे में 1 अगर मैं बटा में 1 लिखूं तो इस पे कोई चेंज आया नहीं, तो मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया है, 1/1, 2/1, 3/1। और मैं इनको कैलकुलेट भी कर सकता हूं कि 1 मतलब 1, है ना, मैं 1 तक पहुंच गया हूं, 2 मतलब 2, तो इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है। तो जितने भी पूर्णांक है, जितने भी इंटीजर है, मोटा मोटी इंटीजर पूर्णांक वो होते हैं जिनमें कोई दशमलव ना लगा हो, ये सारे पूर्णांक है, इसमें कोई दशमलव है नहीं है, तो ये पूर्णांक है। तो जितने भी पूर्णांक है जिसमें दशमलव ना हो, जो पूरे अंक है, अपने आप में पूरे अंक है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि जब भी हम किसी भी संख्या को p/q की फॉर्म में लिखेंगे, अंश बटा हर की फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है, वहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। अभी के लिए हम बस इतना ही जानेंगे कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो वो संख्या नॉन डिफाइंड बन जाती है, क्योंकि 0 जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी उसे अंश को काट ही नहीं पाएगा, उससे भाग दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम मोटा मोटी हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है और p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q 0 नहीं हो सकता।
नंबर 1। नंबर 2, अपरिमेय संख्या इसका बिल्कुल उल्टा है, उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता और उन्हें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके दशमलव के बाद वो कभी खत्म ही नहीं होती है, वो अनंत तक जाती है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना वो रिपीट करती है अपने आप को दशमलव के बाद, ना वो रिपीट करती हैं, और ना वो टर्मिनेट यानी खत्म होती है। ये क्या होता है इसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हमने जाना कि और एक पूर्णांक हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक के बटा में हमेशा हम 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर है। इंटीजर वो होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं जिसमें दशमलव ना लगा हो। तो इनके नीचे मैं 1 लिख के इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मुझे इनकी पूरी वैल्यू पता भी है। 4 की वैल्यू मुझे पता है, 4 का मतलब 4। तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें पूरी तरह से गिना जा सकता है वे परिमेय संख्या कहलाती है। आई होप कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी एग्जाम्पल है किसका? परिमेय संख्याओं का। 1 2 जितने भी पूर्णांक है वो तो सारे परिमेय संख्या है ही। 1/2 देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है ना, और 1/2 मतलब आधा, 1/4 है ना, 1/8 है ना। ये सब इनको सबको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन सबको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए ये परिमेय संख्याएं हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? परिमेय संख्याओं के, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या होंगे? अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होंगे √2, √3 और बहुत सारे, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूं, √5, पाई। अब आप ये मत सोचिएगा कि पाई को 22/7 लिखा जा सकता है और ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है। नहीं, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैं पाई को एक्सपेंड करूंगा तो ये कभी भी खत्म नहीं होता। 3.14159 या फिर 22/7 की वैल्यू आती है 3.14256, और ये चलता जाता है, चलता जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू मैं कभी पता कर ही नहीं सकता, और ये प्रश्न HS में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए पाई एक रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। भले ही इसको 22/7 है, इसकी एक अनुमान लगाया गया कि इसके करीब ये वैल्यू है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए बस एक अनुमानित मान है इसका, ये है ना। तो इसीलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब कुछ एक वैल्यू क्या होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या लिखता हूं 1/2 जो कि 0.5 के बराबर है। एक लिखता हूं मैं 1/4 जो कि 0.25 के बराबर है। एक लिखता हूं मैं 1/3 जो कि 0.3333, चलता जाएगा ये 3, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं √2 1.414213 1.414213 एंड सो ऑन, चलता जाएगा जैसे। अब मैंने इतनी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली है। जब मैंने 1.1/2 लिखा तो उसकी वैल्यू आई 0.5 और वहां पे खत्म हो गई। 0 पॉइंट के बाद एक 5 आया और खत्म हो गई, यानी आधा, 0.5 मीन्स हाफ। तो मैं इसको कैलकुलेट कर पाया, नंबर 1। और दूसरा ये कि ये टर्मिनेट हो गई, इनकी तरह इतना नहीं बढ़ी है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़ रही है और ये कभी खत्म नहीं होगा। 3 ये 5 पे खत्म हो गई, मोटा मोटी 5 पे खत्म हो गई। 5 के बाद 0 मान सकते हैं, लेकिन ये टर्मिनेट हो गई, है ना। तो इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म हो जाए। जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा तो वो एक परिमेय संख्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि परिमेय संख्या होगी जब भी कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो एक परिमेय संख्या होगी। नंबर 2, जब भी कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि और ये भी टर्मिनेटिंग है
25 पे खत्म हो गया, और 1/4 को मैं मतलब 1/4 मैंने कैलकुलेट भी कर दिया, तो ये भी एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ एक डेसिमल ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट मतलब जिनका अंत नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, आप जितना काटने की कोशिश करो 3 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, 0.333333, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है, भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, वो भी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं, वो भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमको इसको कैलकुलेट करना आता है, इसका मान निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। इसका मान निकाला जा सकता है, यानी कि जो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे वो तो परिमेय संख्या होगी ही होगी, लेकिन वो फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे वो भी परिमेय संख्या ही होगी। और इसको हम आसान भाषा में, आसान एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, 1/3 ऐसे करके 3 के ऊपर बार लगा देंगे। एक बार का मतलब 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डेसिमल जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। अब तीसरी जो कैटेगरी में आते हैं, कुछ एक फ्रैक्शन ऐसे होते हैं या कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो अपने आप जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। देखिए इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, 4 1 4 2 1 3 5 6 2, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीट कर रहे हैं। इन संख्याओं को पर्टिकुलरली, इन संख्याओं को हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं, ना ही हम इनको PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है उसको PYQ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं यानी इर्रेशनल नंबर है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि भाई अगर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल नॉन रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो वो परिमेय संख्या होगा। कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो वो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना वो रिपीट कर रहा है अपने आप को और ना वो खत्म हो रहा है, वो संख्या हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, क्योंकि उसको हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ये इस चैप्टर का क्रक्स है, ठीक है। बाकी चीजें अब सारी आसान है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर जो इस प्रकृति में एग्जिस्ट करे, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, आगे हम देखेंगे होल नंबर, ठीक है, या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कोई भी तरह के सारे नंबर्स हम आगे देखने वाले हैं। कोई भी नंबर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करे, चाहे हम उसको कैलकुलेट कर पाए या नहीं कर पाए, जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में ना हो, ये सारे नंबर मैंने आपको दिखाए, लिख के दिखाए, भले मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, वो रियल नंबर्स होगा। इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब रियल नंबर का ही एक प्रकार क्या है, रैशनल नंबर, जिसके मैंने एग्जांपल, जो मैंने कहा था नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो ये टर्मिनेटिंग है ना, 3.4 लिखा है, टर्मिनेट हो गया है। जैसे 3.3/4 है, देखो ये जो नंबर है 454545, भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए रैशनल नंबर है ना। तो वो या तो रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। √10 √2 √3 या फिर ये नंबर जो कभी भी ना खत्म हो रहा है यानी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों के पेरेंट्स कौन है, रियल नंबर्स, ठीक है। और अब रैशनल नंबर के अंदर कुछ एक नंबर होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, वो अंक जिसमें कोई दशमलव ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 या -1, ठीक है, या 0, ये सब क्या है, इंटीजर्स।
पूरे अंक, तो इसका मतलब हर एक इंटीजर को मैं p बटा q की फॉर्म में लिख सकता हूँ और मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इंटीजर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बात आती है होल नंबर और नेचुरल नंबर की। होल नंबर और नेचुरल नंबर की हमने क्या सीखा? हमने सीखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने सीखा इररैशनल नंबर क्या होते हैं, और अब हम सीखेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब जब भी मैं कभी प्रकृति में गिनती शुरू करूं तो मैं क्या जीरो से शुरू करता हूं? नहीं, मैं शुरू करता हूं एक से। मैं कभी नहीं बोलता कि यहां पे इस रूम में 0 चेयर्स है, मैं बोलूंगा इस रूम में कोई चेयर नहीं है। अगर इस रूम में मुझे गिनती शुरू करनी पड़े तो मैं हमेशा एक से शुरू करूंगा। ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारी प्रकृति है कि हम कभी भी कोई भी काउंटिंग 0 से शुरू नहीं करते हैं और एक से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 को मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूं। यहां पे मैं कैसे साबित करूं कि यहां पे 0 चेयर है? तो लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि यहां पे एक चेयर है। तो इसीलिए हमारी प्रकृति है कि हम हमेशा काउंटिंग एक से शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक से शुरू होके अनंत तक जाती है। एक से शुरू होके अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो है ही, और रियल नंबर तो होगा ही, हर एक नंबर रियल होगा जो इमेजिनरी ना हो, है ना। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं है, बस क्योंकि इसमें 0 ऐड नहीं था, क्योंकि इसमें 0 नहीं था, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू हो रही थी। तो जब हमें कोई भी सेट में 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 का इन्वेंशन बाद में हुआ है और इंडिया में ही हुआ है, तो जब भी मैं किसी भी नंबर को 0 से इंक्लूड करके उसकी शुरुआत करूं तो उसे कहते हैं होल नंबर। बस यही डिफरेंस है, और पुलिस के लिए इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा एक हो। फॉर एग्जाम्पल -3/1, -2/1, और ये नॉन डेसिमल होते हैं, अपने आप में पूरे अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, उन्हें इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर बस ये है कि बस 0 से शुरू होंगे, बाकी वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मैं प्रकृति में -1 कैसे दर्शाऊं? मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे -1 पेन है, यहाँ पे 1 पेन है। ठीक है, हमेशा 1 है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे, होल नंबर 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे, और इंटीजर्स अपने आप में पूरे अंक होंगे जो डेसिमल नहीं होंगे और जिनका हर क्या होगा? डिनोमिनेटर 1 होगा। ठीक है, इवन नंबर, वे नंबर जो 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 दे। जब भी मैं किसी भी नंबर को जब 2 से भाग दूं, जब भी मैं किसी नंबर को 2 से भाग दूं, तो अगर शेषफल 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो एक इवन नंबर है। वो क्या है? एक इवन नंबर है। सम संख्या, हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। और बे संख्याएं, जब मैं जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल मिले, मतलब 0 के अलावा कुछ भी मिले, 1 2 3 4, जनरली एक ही, बस एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 2 मिल नहीं सकता ना जब 2 से भाग करेंगे, तो मोटा मोटी एक ही मिलेगा हमेशा, उसे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इवन नंबर सम संख्या है, वो नंबर जिसे 2 से भाग दिया जा सकता है, और ऑड नंबर विषम संख्या है। ठीक है, इसके उदाहरण हैं 0 2 4 6 8 10 12, ये सब खुद आप 2 से भाग देख के देखिएगा, आपको शेषफल 0 ही मिलेगा, पूरी पूरी कट जाएंगी वो, है ना। और ऑड नंबर में क्या होता है? जब हमें इन्हें 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को 2 से भाग दूंगा तो एक शेषफल आएगा, 2 2 जा 4, तो एक शेषफल आ गया ना, इसलिए 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, है ना, ऐसे। और ये 2 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना, ये सम संख्या होगी, बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल। आई नो कि आप बहुत देर से बैठे होंगे
बट इसे प्लीज़ एक बार आराम से हम समझ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अगर हमको फैक्टर्स जिसे गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड फैक्टर्स यानी गुणनखंड, और मल्टीपल जिसे गुणज कहते हैं, अगर हम इनके बीच में डिफरेंस को समझ गए तो हम प्राइम नंबर क्या होता है, जो अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर्स, उन्हें भी समझ जाएंगे। और प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर प्राइम नंबर को समझने से पहले हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स का समझना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड, और मल्टीपल को क्या कहते हैं, गुणज। ठीक है। अब जो संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उसे गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 लेता हूँ। अब 12 को मैंने 1 से भाग देने की कोशिश की। जब मैंने 1 से भाग दिया तो शेषफल आया 0। कैसे आया, मैंने 1 को 12 से काट दिया तो 12 ही आया, लेकिन शेषफल कितना आया, 0। इसका मतलब 1 12 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। फिर मैंने 12 को भाग दिया 2 से, तो मैंने 2 से भाग दिया तो मेरे पास शेषफल आया कितना, 0, और क्वोशिएंट आया मेरे पास 6। 2 छिके 12, 2 6 12। तो इसका मतलब 12 को 2 बिल्कुल भाग दे सकता है। तो इसीलिए इसका फैक्टर 12 का एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर 1 तो था ही, एंड एक फैक्टर हो गया 2। और वैसे ही मैं 12 को 3 से भी भाग दे सकता हूँ, 3 चौके 12, तो इसका मतलब एक फैक्टर हो गया 3। वैसे मैं 12 को 4 से भी भाग दे सकता हूँ, क्योंकि 4 3 12, 4 3 12, तो इसका मतलब एक फैक्टर हो गया 4। और वैसे ही मैं 12 को 6 से भी भाग दे सकता हूँ, 6 दूनी 12 है, तो एक फैक्टर हो गया 6। और वैसे ही मैं 12 को 12 से भी भाग दे सकता हूँ, 12 एकम 12, तो एक फैक्टर हो गया 12। यानी वो संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। अब 12 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा शेषफल, तो 5 12 का फैक्टर नहीं है, 7 12 का फैक्टर नहीं है, 9 12 का फैक्टर नहीं है। लेकिन क्या 12 12 का फैक्टर है, हाँ, क्योंकि शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो इसीलिए 12 तक की संख्याएं ही, 0 से 12 तक की संख्याएं ही 12 के गुणनखंड बन सकती हैं। तो ये एक लिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स आर लिमिटेड। 15 के अगर मुझे गुणनखंड निकालने हैं तो 15 के गुणनखंड 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 15 को भाग नहीं दे सकता। 3 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 4 नहीं दे सकता, इसको आपने देख लेना खुद, है ना। 5 दे सकता है, हाँ जी, 5 दिए 15। तो ये जब मैं 15 के गुणनखंड निकालूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 15 तक ही होंगे। 15 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 15 को भाग दे सके। तो इसीलिए गुणनखंड हमेशा लिमिटेड होते हैं उस नंबर तक, 0 से उस नंबर तक जिस नंबर को हम भाग देने वाले हैं। ठीक है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं गुणज यानी मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स। अब जैसे मैं 12 की बात करूं तो हमने फैक्टर्स देखे थे जो 12 को भाग दे सकते थे, लेकिन मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल वो होते किसी संख्या को 1 2 या 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 की बात करूं, अगर मैं 12 को 1 से गुणा करूं तो 12 आएगा, 12 को 2 से गुणा करूं तो 24 आएगा, 12 को 3 से गुणा करूं तो 36 आएगा, 12 को 4 से गुणा करूं तो 48 यानी 48 आएगा। तो ये 12 24 36 48 60 72 ये क्या है, ये सारे 12 के गुणज हैं। और ये 12 से शुरू होके जहां पे हमारे फैक्टर्स खत्म हुए थे, 12 पे फैक्टर खत्म हुए थे ना, तो हमारे मल्टीपल जो हैं वो 12 से शुरू होंगे, गुणज 12 से शुरू होगा और ये अनंत तक जा सकता है, क्योंकि मैं 12 को किसी भी नंबर से गुणा कर सकता हूं, है ना। 12 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 10 से 11 12 13, मैं जितना मल्टीप्लाई करता जाऊंगा उतने 12 के मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। तो हमने मोटा मोटी ये देखा अगर मुझे, और ये अनंत हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर ये 12 एक नंबर है, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक मल्टीपल्स आएंगे, मल्टीपल्स, और यहां पर फैक्टर्स। ठीक है। ये होते हैं लिमिटेड और ये होते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड।
फॉर एग्जाम्पल 12 के मल्टीपल का एग्जाम्पल 12, 24, 36, 48, 60 और 12 के फैक्टर्स जो इसे भाग दे सकते हैं। एक भाग दे सकता है, यस दे सकता है, 2 दे सकता है, यस, 3 दे सकता है, यस, 4 दे सकता है, यस, 12 खुद को दे सकता है, यस। ठीक है, तो हमको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फर्क होता है वो हमें समझ आ गया है कि गुणनखंड जिसने किसी भी नंबर को खंडों में विभाजित कर दिया, गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क होता है ये हमें समझ आ गया है। और अब हमें प्राइम नंबर भी समझ आ जाएंगे। ओके, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले बे संख्याएं एक से बड़ी होती हैं। प्राइम नंबर हमेशा एक से बड़ा होता है। और बे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, और उसमें से भी 2 गुणनखंड में से भी एक होगा, एक गुणनखंड नंबर 1 होगा और दूसरा गुणनखंड वो संख्याएं स्वयं होगी। बस, अगर किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, जिसमें से एक नंबर 1 होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगी, उसे अभाज्य यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। इन इंग्लिश अ नेचुरल नंबर, सबसे पहले वो हमेशा नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या होगी, यानी 1 से शुरू होके आगे जाएगी। ठीक है, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक जो नंबर 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है और वो एक ही है। लेकिन हमको 2 गुणनखंड चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ 2। एक जो कि इसके पास था, लेकिन इसके पास ये दूसरी कंडीशन स्वयं वाली नहीं थी, क्योंकि ये सेम ही है ना। तो अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 और जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 इज 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। यानी आसान भाषा में कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो या 2 गुणनखंड हो, जिसमें से एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या वो स्वयं हो। इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, वो है 2। और ये एकमात्र प्राइम नंबर यानी एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी विषम संख्या है। तो 2 एकमात्र संख्या ऐसी है जो कि एक इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और हम गलती का क्या करते हैं कि हम 1 को सबसे छोटा प्राइम नंबर मान लेते हैं। नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब 2 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा हमेशा ही और दूसरा ये स्वयं यानी 2 होगा। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर होगा 3। 3 के 2 फैक्टर्स, एक हमेशा 1 रहेगा और दूसरा 3। उसके बाद 5। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 को भाग दिया जा सकता है और 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4 का एक फैक्टर 1 होता है, 4 का एक फैक्टर 2 होता है, 4 का एक फैक्टर 4 होता है। तो ये 2 से ज्यादा हो गए, ये तो 3 हो गए, तो इसीलिए 4 क्या है, एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, जी हाँ 5 है। 5 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 5 है। तो वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी फैक्टर्स हो, जिसमें से एक हो और दूसरा वो संख्या खुद हो, उसे अभाज्य यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और थोड़ी से अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो आपने ये चीज नोट कर लेना कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, जिसमें से 1 से 50 के बीच में 15 है, 1 से 50 के बीच में 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 है। ठीक है, अब इनमें से आप जितनी याद कर सको वो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो याद नहीं हो रही है तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, आप उसके फैक्टर्स निकालिएगा। कैसे निकालेंगे हम आगे इस सीरीज में सीखेंगे। और जब अगर उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, जिसमें से एक होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगी, तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर के जो उदाहरण है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 जैसा मैंने बताया, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, अब आते हैं संयुक्त संख्या यानी
कॉम्पोजिट नंबर्स, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 यानी एक ना तो प्राइम नंबर है पहले तो, और एक ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या वो संख्याएं होती है आसान भाषा में जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, और वो भी दो फैक्टर कौन कौन से, एक एक और एक वो संख्या खुद। लेकिन अगर ये फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं यानी 3 या 3 से ज्यादा हैं, है ना, यदि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वो 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो उसे कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। ये तो एक परिभाषा होगी। और दूसरी परिभाषा वो है कि भाई कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर ना हो एक को छोड़कर, कोई भी नंबर जो अभाज्य संख्या ना हो एक को छोड़कर, वो कॉम्पोजिट यानी संयुक्त संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल 6, फॉर एग्जाम्पल 9, फॉर एग्जाम्पल 14 या 12 या 15, ये सब क्या है, संयुक्त संख्या है। आप इनके गुणनखंड निकालने की कोशिश कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 12 है तो 2 से जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो देखो कितने फैक्टर्स आ गए, 2 आया कि नहीं, 3 आया कि नहीं, 1 आया कि नहीं, और 12 तो है ही। ठीक है, तो वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, और एक नहीं है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, 1 इज नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो एक को छोड़कर वो संयुक्त संख्याएं होती हैं, और या फिर इनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे। ठीक है, ओके। अब ये प्राइम नंबर्स की कुछ एक लिस्ट है 1 से लेकर के 100 तक की। अब इन्हें आप करने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, सबके 2 ही फैक्टर्स है, देखो 1 2, दूसरा वो खुद है, और एक नंबर 1 है। देखो 29 की बात करूँ तो 1 और 29, 53 की बात करूँ तो 1 और 53, 71 की बात करूँ तो 1 और 73। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर 2 ही रहे हैं, जिसमें से एक नंबर 1 है और दूसरा वो फैक्टर खुद है। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। अब 90 से 100 के बीच में देखो एक ही प्राइम नंबर है और वो है 97, है ना। ऐसे कुछ याद करने की कोशिश कीजिएगा। और 1 से 10 के बीच में 4 है, देखो 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, फिर 23 29, फिर 31 37, है ना। ऐसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 50 के बीच में है 15, ये टोटल गिन लेना है, एंड 50 से 100 के बीच में फिर 10, और टोटल है ये 25। ठीक है, 1 से 100 के बीच में। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है मैंने आपको सब बता दिया है। एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया है। अब हम कुछ एक PYQ करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हमने जितना पढ़ना था इस लेक्चर के लिए पढ़ लिया है, अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये PYQ है हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन का जो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एक नंबर है जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब इसे PYQ की फॉर्म में लिखना है, यानी जब इस क्वेश्चन में बोला कि इसे हमें PYQ की फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, रैशनल नंबर या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसको PYQ की फॉर्म में ये लिखने को बोल रहा है। ये लिखा जा सकता है और 4 ऑप्शन भी हैं हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी किसी भी अंक पे बार हो, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमें अंक दिया गया है, जो हमें संख्या दी गई है, वो कुछ इस प्रकार से है 0.00273, और 73 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, 73 पे बार है। तो इसका मतलब एक्चुअली एक संख्या कुछ इस प्रकार से दिखेगी 00273 73 73 73 73, ऐसे। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है 7373 0.2737373, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि 7373 रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, अगर वो रिपीट हो रही हो तो इसका मतलब परिमेय संख्या है, वो रैशनल नंबर है, इसीलिए इसे PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी तक मैं सिर्फ क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, इसे सॉल्व कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा। तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है, इतना हमें समझ आता है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट है और एक कंसेप्चुअल है। ठीक है, अभी हम शॉर्टकट में जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसे कंसेप्चुअली मैं आपको बिल्कुल आराम से पूरा सॉल्व करने की
सॉल्व करके बताऊंगा। अभी के लिए क्या करना है कि जब भी कोई नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर हो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको अंश और हर की फॉर्म में लिखना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी पी बाई क्यू, एक ही बात है। तो सबसे पहले जितने भी इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0, दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं, 1 2 3, दशमलव के बाद में 3 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद 7 और 3 रिपीट हो रहे हैं। जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उतने क्या करने, हमको 0 लगाने इधर 3, और जितने रिपीटिंग डिजिट्स हो, जितने रिपीटिंग डिजिट्स हो यानी 7 3 7 3 दो ही है, 7 3 7 3 7 3 7 3 उतने 9 लगा देंगे, ठीक है। तो 99,000 आ जाएगा हमारे क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो हर में 99,000 आ जाएगा। देखो यार 99,000 99,99 ये हर जगह सेम भी दिया है वैसे भी। और ऊपर क्या करना है हमको, ऊपर क्या करना है, ऊपर इस पूरे नंबर को लिखना है। अब 00273 यानी ये 273 ही है, 00273, क्योंकि इधर में लेफ्ट में जितने भी जीरो उनका फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर कितना आएगा 273, और उसमें से माइनस क्या करना है हमको, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 002 यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 73 तो रिपीट हो रहा है। देखिए ये सारी बात मैं दशमलव के बाद की कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, 002 यानी 2 माइनस होगा, सिर्फ 2 माइनस होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 271 डिवाइडेड बाय 99,000। बी इज द करेक्ट फिट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कॉन्सेप्चुअली इसको कैसे करते हैं इक्वेशन बना के, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बस एक ट्रिक बताई है और ये हर जगह लागू नहीं होती है। मैं आपको कंसेप्चुअली कैसे होते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो जितने भी डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है दशमलव के बाद, ये नंबर कुछ ऐसा है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 00273, एक बार फिर से लिखता हूँ, है ना, कईयों को समझ नहीं आया होगा, 0.00273, और 7 और 3 रिपीटिंग है, इन पे बार है, 7 और 3 पे बार है। तो जितने भी डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है दशमलव के बाद उतने जीरोस लगाने, 1 3, और जितने भी डिजिट्स रिपीटिंग है यानी 7 और 3 रिपीट कर रहे हैं, 7 और 3 रिपीट कर रहे हैं उतने 9 लगाने हैं, ठीक है। और ऊपर क्या करना है, 273 से माइनस करना है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इस पूरे नंबर को माइनस करना है जो नॉन रिपीटिंग है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे हम आगे वीडियो में जानेंगे, या आने वाले वीडियो में, ठीक है। द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको 3-4 चीजें बतानी थी, एक मिनट, कहाँ गया, कि √2 की वैल्यू होती है, ये आप लिख के रखिएगा कि √2 की वैल्यू होती है 1.414, बस इतना ही काफ़ी है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड √5 की वैल्यू होती है 2.23 एंड √7 की वैल्यू होती है 2.64। मुझे लगता है आपको ये रट लेनी चाहिए, क्योंकि इतना कैलकुलेट आप वहाँ एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये 4 वैल्यूज बस रटने की है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा इनसे ही आएगा। √2 1.414, √3 1.73, √5 2.23 एंड √7 2.64, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब देखो √2 इज इरेशनल, √3 इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, और उन्हीं नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और उसी को ये पूछ रहा है कि रैशनल नंबर, इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर है वो इन 4 में से कौन है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, क्योंकि ये नंबर √2 और √3 को ऐड करने से, अंश में अगर देखें तो √2 और √3 ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मैं √2 को तो कैलकुलेट कर नहीं सकता और √3 को भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं इस पूरे नंबर को कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को रैशनल नंबर चाहिए, इरेशनल है। सेम गोज विद दिस, मैं इन दोनों
मैं इन दोनों को कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता ना। अब कैलकुलेट करने योग्य दो नंबर है बस, 1.5 इज 1.5, ये कैलकुलेट करने लायक भी और इसे PYQ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 1.8 को 18/10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दोनों रैशनल नंबर है, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होने वाला है ना। अब इन दो के √2 और √3 के बीच में होना चाहिए, और √2 की वैल्यू क्या थी 1.414 और √3 की वैल्यू थी 1.73। अब इन दोनों के बीच में वो रैशनल नंबर होना चाहिए। 1.5 इन दोनों के बीच में है, 1.4, 1.7, 1.5 यस है। 1.8 है नहीं, 1.7 से बड़ा हो गया, ये इन दोनों के बीच में नहीं है। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब इसका करेक्ट फिट क्या है 1.5, और ये लास्ट ईयर पूछा गया है। ठीक है 1.5। आई होप आपको समझ आया होगा। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.73, और क्योंकि इनको तो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, मैं एग्जैक्ट वैल्यू √2 और √3 की तो मैं बता ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और 1.8 भले ही एक रैशनल नंबर है, ये दोनों तो रैशनल है, भले ही एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो √3 से बड़े हैं, है ना। √3 से बड़ा है ये नंबर। हमको क्या चाहिए, हमको जो नंबर चाहिए था वो √2 और √3 के बीच में चाहिए था, तो इसीलिए 1.5 इज द करेक्ट फिट। नेक्स्ट, अच्छा इसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जब डेसिमल वाला चैप्टर करेंगे तब इसे करेंगे, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। जब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसमें आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इस अंक को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसे प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं आसान भाषा में लिखूं, आसान गणित की भाषा में लिखूं, तो इसको 4 × 8 + 1/8 करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33/8। क्या हो जाएगा 33/8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको मैं होमवर्क देता हूं कि इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और फिर आप इनमें से जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। और इससे हम एज चैप्टर भी पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यही है पूरा डेसिमल सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक जो रैशनल नंबर होता है वो एक इंटीजर होता है। क्या ऐसा है, हमने अभी देखा कि रैशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये एक इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है, हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर हो सकता है, हर एक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। हर एक पूर्णांक ये पूरे अंक है जिसमें कोई दशमलव नहीं लगा हो, तो इनको इनके नीचे में एक लिख सकता हूँ, PYQ की फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है, हो तो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे, ठीक है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं। √2 एक इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या, क्या ये इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है। ये तो 1.414 है, इसमें तो दशमलव है, तो इसीलिए ये केस तो गलत हो गया, इसीलिए गलत है। हर एक इर्रेशनल नंबर इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, तभी वो इर्रेशनल है। और इंटीजर को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। और 1 इज अ प्राइम नंबर, मैंने क्या बोला था, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ये ना ही एक अभाज्य संख्या है और ना ये संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इनमें से कौन सी संयुक्त संख्या है। कॉम्पोजिट नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर्स कम से कम। तो अगर मैं 29 की बात करूं, 29 के कितने फैक्टर होंगे, 29 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 29 ही, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाग ही नहीं होगी। आप इसको भाग करके देखिएगा, 1 के अलावा और 29 के अलावा किसी से भाग नहीं होगी, 2 से भाग नहीं होगी, 3 से भाग नहीं होगी, 5 से भाग नहीं होगी, 7 से भाग नहीं होगी। सेम गोज विथ 31, ये भी एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, और इसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक 1, दूसरा 31। 37 भी एक अभाज्य संख्या है, उस टेबल को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स है, एक 1 और एक 37। इसका मतलब जो लास्ट जो संख्या जो मेरे पास बची 39,
39 जो मेरे पास बचा, इसके जो फैक्टर्स है वो एक क्या है 3, एक क्या है 13, एक 39 और एक 1। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो इसीलिए 39 इनमें से क्या है, एक सेफ संख्या है। ये मैंने कैसे निकाले, आप 39 को भाग दीजिएगा, 39 को 2 से भाग दीजिएगा, नहीं होगा, 1 से दीजिएगा हो जाएगा, तो 1 तो लिखा है, फिर 3 से दीजिएगा हो जाएगा, 13 से जाएगा, 13 इंटू 3 इज 39 है ना, फिर 13 से चला जाएगा, फिर 39 भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, और 39 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर यानी सेफ संख्या है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी है या कौन सी संख्या ऐसी है जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। जैसे 9 है तो 9 का एक फैक्टर हमेशा एक फैक्टर 1 होता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो या ना, और दूसरा क्या होता है 3 है, और तीसरा क्या होता है 9, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग नहीं होगा, 7 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके 3 फैक्टर्स ही आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन सब के फैक्टर्स भी निकालने हैं, 12 के फैक्टर्स भी निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो 2 है, 2 एक फैक्टर है इसका, एक फैक्टर 3 है, ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया ना, एक फैक्टर 6 है, एक फैक्टर 12 खुद है, और एक फैक्टर 1 है, ठीक है। ऐसे इन फैक्टर्स को मैं आराम से आपको आने वाली क्लासेस में आराम से बताऊंगा कि ये फैक्टर्स कैसे निकलते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस इनको भाग करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से अंक 1 से 12 तक के बीच में से जो 12 को भाग देंगे। इसका आंसर मेरे हिसाब से 9 ही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, आप सबको चेक करिए, ठीक है, सबको चेक कीजिएगा। यहाँ पे 0 से लेकर के 18 तक देखिए कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं या कितने नंबर ऐसे हैं जो 18 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, या 15 को भाग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने √5 की वैल्यू भी पता करनी है, तो √5 की वैल्यू होती है 2.23, है ना। जैसे हमने √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.73, वैसे ही √5 की वैल्यू 2.23। और हमको देखना है कि इनमें से 2, और ये आगे चलती जाएगी ना क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, तो हमें 2 और 2.23 एंड समथिंग के बीच में कोई रैशनल नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है और PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस संख्या को बताना है। वो 2.1 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है। इस बार ऑप्शन में हर एक संख्या रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि टर्मिनेटिंग ही है सारी सारी संख्याएं, इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको 21/10 लिख सकता हूँ, इसको 23/10 लिख सकता हूँ, 24/10 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये चारों परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 और 2.23 के बीच में, है ना, तो ये सब 2 से तो शुरू हो रही है, लेकिन ये 2.1 है, ठीक है, लेकिन ये 2.3 है, ये वाला 2.3 है, जो कि 2.2 से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये संख्या जो है वो √5 से बड़ी हो गई है, क्योंकि √5 की वैल्यू तो 2.23 एंड सो ऑन है ना, लेकिन ये तो 2.3 है, ये 2.2 से बड़ी है ये संख्या, और ये संख्या भी 2.23 से बड़ी है, ये संख्या भी 2.23 से बड़ी है। इसका मतलब आंसर इज दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमको 2 और √5 के बीच में एक, इन चारों में से एक जो परिमेय संख्या है उसे बताना है। ये चारों परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो 2 और √5 के बीच में है, ये बताना है, ठीक है। तो √5 की वैल्यू क्या होती है 2.23, इसका मतलब वो संख्या 2 और 2.23 के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या 2 और 2.23 के बीच में है, 2.1 है, जी हाँ है, 2.1 है। 2.3 है नहीं, 2.3 तो यहाँ आएगी, वो इससे बड़ी है, 2.23 से बड़ी है, 2.4 है, वो भी इसके बाद आएगा, और 2.5 इसके बाद आएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 2.1। डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इसे हम आने वाले डाउट सेशन में फिर से रिपीट करेंगे, आपको फिर से रिवाइज कराएंगे, पूरे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको हमारे कोई भी फ्री और पेड कोर्स को एक्सेस करना है
तो आप द रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और आने वाले समय में हमारे किसी भी फ्री और पेड कोर्स का हिस्सा आप बन सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो अगर आपकी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।